नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। कहते हैं कि राजनीति में कभी किसी की ऑब्लिच्यूरी नहीं लिखनी चाहिए, पॉलिटिकल ऑब्लिच्यूरी नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि कब किसकी राजनीतिक वापसी हो जाए ये आप नहीं कह सकते। लेकिन ये बात अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उन लोगों पर लागू होती है, उन राजनेताओं पर लागू होती है जो राजनीति में किसी विचारधारा के साथ आते हैं, क्योंकि विचारधाराएं कभी मरा नहीं करती हैं। ये उन पर लागू नहीं होती जो बिना किसी विचारधारा के राजनीति में कूद जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए। उनकी एक ही विचारधारा होती है, किसी भी तरह से सत्ता प्राप्त करना। और अरविंद केजरीवाल भी उसी कैटेगरी में आते हैं। उनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं रही है, वो बस सत्ता पर काबिज होना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने तमाम तरह के झूठ, छल, प्रपंच का सहारा लिया। सत्ता उन्हें मिल गई, सत्ता उन्हें मिली, लेकिन अपने 10 साल के शासनकाल में वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए। जनता ने इस बार के चुनाव में उन्हें इस कदर पटका है कि अब उनका उठ पाना बिल्कुल मुश्किल लग रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके ऊपर इसी अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए इतने ओछे, निम्न स्तर के आरोप लगाए, प्रधानमंत्री को केजरीवाल ने अनपढ़ तक कहा, कभी चौथी पास कहा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका ऐसा बदला लिया है, ऐसी चाल चली है कि केजरीवाल का लगभग राजनीतिक सफाया हो गया है। ऐसा साफ साफ दिख रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफाया हो गया दिख रहा है। अब मैं इसलिए ये नहीं कह रहा क्योंकि केजरीवाल एक चुनाव हार गए हैं। हार जीत तो राजनीति में चलती रहती है। बड़ी बड़ी पार्टियां भी चुनाव हारती हैं, भाजपा चुनाव हारी है, कांग्रेस चुनाव हारी है, तो इससे पार्टियां खत्म नहीं हो जाती। लेकिन केजरीवाल के केस में बातें कुछ और है। केजरीवाल के केस में समस्या ये है कि जनता की नज़र में वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। उनकी पूरी पार्टी की एक ही पहचान थी कि ये पार्टी अरविंद केजरीवाल की है, जो कट्टर ईमानदार हैं। यही उनकी पहचान थी, यही उनका यूएसपी था। अब समस्या ये है कि उनकी ये जो कट्टर ईमानदार वाली छवि थी वो बुरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। शराब घोटाले में उनका जेल जाना, जेल से ही सरकार चलाने की जिद करना, और फिर ये जो शीश महल का जो पर्दाफाश हुआ, करोड़ों रुपए लगाए अपने घर में रहने के लिए, जिस घर में उनको रहना था। और ये वो व्यक्ति थे जो ये कहते थे कि हमें बंगलो नहीं चाहिए, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, और उस आदमी ने तकरीबन 45 करोड़ लगा दिए इस शीश महल में। और ये जो दो चीज़ें रहीं, शराब घोटाला और शीश महल, इसने अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदार की छवि को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। और ये दाग ऐसे हैं कि अगर एक बार लग गए तो फिर वो जल्दी धुलते नहीं है। अब देखिए, अभी वो बेल पर बाहर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल कंडीशन लगाए उससे भी ये बिल्कुल साफ था कि कोर्ट भी उन आरोपों को काफ़ी गंभीर मानती है। खैर, केजरीवाल को ये उम्मीद थी कि उन्होंने दिल्ली की जनता को फ्री बिजली और फ्री पानी का जो झुनझुना पकड़ाया था, उसके दम पर वो एक बार फिर से चुनाव जीत जाएंगे और फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब चालाकी वो ये करना चाह रहे थे कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो वे कह सकते हैं कि जनता की अदालत में उनकी जीत हुई है और जनता ने उन सारे आरोपों को नकार दिया है। लेकिन जनता समझ गई कि ये जो सौदा केजरीवाल करना चाह रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी के बदले शीश महल, जनता को लगा कि अरे फ्री बिजली, फ्री पानी के बदले इसने तो शीश महल बनवा लिया है। तो दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने का भी इनका जो वादा था वो भी पूरा नहीं हुआ, यमुना भी साफ नहीं हुई। तो जनता ने केजरीवाल के झूठे वादों का और ये जो उन्होंने एक डील करने की कोशिश की, फ्री बिजली, फ्री पानी के बदले शीश महल, इसका जनता ने ऐसा बदला लिया कि खुद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए। अगर आतिशी को छोड़ दें तो उनके लगभग सारे बड़े चेहरे चुनाव हार गए। जनता का गुस्सा इतना प्रचंड था, सौरभ भारद्वाज हार गए, तमाम बड़े लोग हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए। इसमें आप ध्यान दीजिए कि आम आदमी पार्टी के वोट में तकरीबन 10% की कमी आई है, जो कि मैसिव है। 10% वोट घटना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जो केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, वो इस लायक भी नहीं रहे कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन सके। और चुनाव परिणाम आने के बाद केजरीवाल की राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठोक दी है। वो कैसे? रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि रेखा गुप्ता अगली मुख्यमंत्री बनेंगी। वैसे प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के सरप्राइज पिछले कुछ समय से लगातार दे रहे हैं।
आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए। लेकिन मोदी ने दिल्ली की सत्ता किसे सौंपी जाए उस पर काफ़ी सोच विचार कर एक निर्णय लिया, और ये निर्णय एक तरह का चक्रव्यूह है अरविंद केजरीवाल के लिए, जिससे अरविंद केजरीवाल अब कम से कम दिल्ली में तो कभी उबर नहीं पाएंगे। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर मोदी ने केजरीवाल के लिए ऐसा इंतजाम किया है कि उनका जो भी वोट बैंक बचा है, अभी उनके पास ठीक ठाक वोट बैंक है, लेकिन ये वोट बैंक धीरे धीरे उनसे छिटक जाएगा और दिल्ली की राजनीति में वो पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाएंगे। और कांग्रेस तो इसी ताक में बैठी है कि कब केजरीवाल कमज़ोर पड़े और वो केजरीवाल की जगह ले ले। और यही वो वजह है कि अपनी हार से परेशान होने की बजाय कांग्रेस केजरीवाल की हार से ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसे लगता है केजरीवाल कमज़ोर होंगे तो जाहिर है उनके लिए रास्ता बनेगा। खैर, आप ये देखिए कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल के राजनीतिक सफाई का रास्ता खोल दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ये रास्ता खोला है। देखिए, चुनाव हारने के बाद भी केजरीवाल के पास जिन 2-3 वर्गों में ज़बरदस्त सपोर्ट है, अब बीजेपी वहाँ उनको टारगेट कर रही है। सबसे बड़ा वर्ग जो आज भी केजरीवाल को सपोर्ट कर रही है या इस इलेक्शन में किया, वो है महिला वर्ग। महिलाओं में आज भी केजरीवाल को बहुत बड़ा सपोर्ट है। लेकिन आप ये देखिए कि पुरुषों में भाजपा को एक CSDS का सर्वे आया है चुनाव के बाद, पोस्ट पोल सर्वे, उसमें यह बताया गया कि जहां पुरुषों में भारतीय जनता पार्टी को 10 से 12% की बढ़त है, वहीं महिलाओं में आज भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को बढ़त है। 6% महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया आम आदमी पार्टी को, भाजपा की तुलना में 6% महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया आम आदमी पार्टी को। तो रेखा गुप्ता को जो मुख्यमंत्री बनाया गया है उसमें इसका भी ख्याल रखा गया है कि महिलाओं के बीच जो आम आदमी पार्टी की अभी पकड़ है उसको भी कमज़ोर किया जाए। और उसके बाद जो 2500 रुपये की सहायता देने की जो बात कही है भारतीय जनता पार्टी ने, जो वायदा किया है, उससे भी महिलाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी की अपील बढ़ेगी। पहले तो महिला मुख्यमंत्री होना, उसके बाद ये 2500 रुपये आर्थिक सहायता देने का जो वायदा है, तो इससे, इन दोनों चीज़ों से ये जो महिला वोट बैंक है जो आज भी आम आदमी पार्टी के पास है, वो धीरे धीरे छिटक कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगी। और रेखा गुप्ता को चुनने में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का खास ख्याल रखा है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं। वैश्यों की आबादी दिल्ली में तकरीबन 7% है या उससे थोड़ा ज़्यादा है। अब ये वो समुदाय है जो उसी वर्ग से आता है जिसे नरेंद्र मोदी भी आते हैं और अरविंद केजरीवाल भी आते हैं। तो ये वर्ग क्या करता था कि लोकसभा में ये नरेंद्र मोदी को वोट देता था, विधानसभा में केजरीवाल को वोट देता था। अब चूंकि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनेंगी दिल्ली की, तो वो वोट भी अब भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। और एक बात और भी समझिए, केजरीवाल की ये पूरी कोशिश थी कि वो बनिया समाज में जा करके अपनी पैठ बढ़ाएं और एक आइकॉन के रूप में वहाँ उभरें, वो एक नेता के रूप में उभरें। उन्होंने ये कोशिश दिल्ली में भी की। आपने देखा होगा कि दिल्ली में किस तरह से वो अपने आप को खुल करके वो बताया करते थे लोगों को कि मैं बनिया का बेटा हूँ, वो कहते थे। मतलब ये इस एक जो कास्ट की पॉलिटिक्स होती है उसको भी खेलने की पूरी कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने। और दिल्ली के बाहर जा करके आपको पॉलिटिकल वर्कर्स बताएंगे कि वहाँ पे जा करके उन्होंने अपने आप को बनिया नेता के रूप में प्रेजेंट किया और एक आइकॉन के रूप में उभरने की उन्होंने कोशिश की। और फंडिंग भी उन्होंने काफ़ी उठाई है। ये जो बनिया है दिल्ली में और दिल्ली के बाहर, उनसे उन्होंने फंडिंग भी काफ़ी उठाई है। तो अपना राजनीति में अपना पैर जमाने के लिए जो उनकी बनिया आइडेंटिटी को उन्होंने जो प्रेजेंट किया, उसको उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया है। और नरेंद्र मोदी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना करके उस पर भी चोट की है। अब देखिए, वैश्य समुदाय पारंपरिक रूप से वैसे भारतीय जनता पार्टी का वोट रहा है। अरविंद केजरीवाल उसमें ये सेंध लगाना चाह रहे थे क्योंकि वो भी उसी समाज से आते हैं। लेकिन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना करके नरेंद्र मोदी ने इस समुदाय को ये मैसेज दिया है कि आपका हित भाजपा के साथ ही है, आपका ख्याल हम ही रख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं रख सकते। अच्छा, एक और वर्ग जो आज भी अरविंद केजरीवाल के साथ है वो है झुग्गी झोपड़ी वाला या निम्न मध्य वर्ग है, जिसे फ्री बिजली फ्री पानी जो है उनको काफ़ी अपील करता है। तो उस वर्ग को भी मोदी ने कह दिया है कि आपको वो सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। ये चुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। और देखिए, ये एक ऐसा वर्ग है, ये वर्ग उसी के साथ जाएगा जो उन्हें आर्थिक सहूलियत देगा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी भी वही आर्थिक सहूलियत देने के लिए तैयार है जो अरविंद केजरीवाल दे रहे थे, तो फिर ये जो वर्ग है वो उन्हीं के साथ रहेगा।
और अभी जो महिलाओं को 2500 रुपये मिलेगा और आगे चल करके अगले 5 साल में सरकार जाहिर ही लोगों का भी ख्याल रखेगी, तो ये भी धीरे धीरे छिटक करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है। एक चीज़ और, ये जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो दलित हैं, जहाँ तक उनकी बात है, खास करके जो जातव हैं, देखिए जातव ऐसे भी बीजेपी को वोट नहीं देते। नन जातव जो दलित हैं, जातव के अलावा जो दलित हैं वो तो भाजपा को वोट देते हैं, उनमें से बड़ा वर्ग, लेकिन जातव हर जगह एक काफ़ी अच्छी खासी संख्या में होता है, वो बीजेपी को वोट नहीं देता। लेकिन ये वर्ग भी, या दलितों का वो वर्ग जो बीजेपी को वोट नहीं देता, केजरीवाल को देता है, वो जैसे ही ये देखेगा कि केजरीवाल कमज़ोर हो रहे हैं तो वो कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि मूल रूप से तो वो कांग्रेस के ही सपोर्टर हैं, वो तो कांग्रेस के ही साथ थे। केजरीवाल ने आकर के उनको प्रलोभन दिया और वो सब इनके साथ आ गए। और देखिए यही हाल मुस्लिमों का भी है। इस चुनाव में मुस्लिमों ने भी खुल करके आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। अगर आप सिर्फ मुस्तफाबाद को छोड़ दें, जहाँ पर कि ओवैसी की पार्टी का जो कैंडिडेट था उसको भी ठीक ठाक वोट मिला और इसलिए बीजेपी वहाँ जीत गई। अदरवाइज आप देखेंगे इस चुनाव में तकरीबन 75% मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट किया है। अब ये जो मुसलमान हैं वो केजरीवाल को इसलिए वोट देते हैं क्योंकि उन्हें हर हाल में भाजपा को हराना है, ठीक है, उनके लिए यही प्रायोरिटी है। अब वो जैसे ही देखेंगे कि कांग्रेस मजबूत हो रही है और केजरीवाल कमज़ोर हो रहे हैं और कांग्रेस इस स्थिति में आ रही है कि वो भाजपा को हरा सकती है, और वो ये देखेगी, अगर मुस्लिम जो समाज है उसको ये लगता है कि कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक दलितों का उसके पास आ रहा है, तो वो भी कांग्रेस के पास धीरे धीरे चले जाएंगे। क्योंकि देखिए उनको भी केजरीवाल से काफ़ी शिकायतें हैं। अब ये केजरीवाल का बीच बीच में जो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो प्लैंक होता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे वो दिल्ली के अलग अलग जगहों पे। अच्छा, फिर वो शाहीन बाग नहीं गए, इतना लंबा वहाँ प्रदर्शन हुआ सीएए के खिलाफ, लेकिन वहाँ अरविंद केजरीवाल नहीं गए। और मुस्लिम समाज से अगर आप बात करेंगे तो आज भी वो इस बात को आपको याद दिलाएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने उस तरह से हमारा समर्थन नहीं किया जिस तरह से उनको करना चाहिए था। और मुस्तफाबाद में जो दंगे हुए थे तो ताहिर हुसैन का भी समर्थन नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, पार्टी से भी निकाल दिया। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम जो समाज है वो अरविंद केजरीवाल से कोई बहुत ज़्यादा खुश है। देखिए जैसे ही मुस्लिम समाज को ये लगेगा कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, मजबूत होती दिखेगी, तो जैसा देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा है, देखिए कांग्रेस तो पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है ना, और ये हर कोई देख रहा है। तो इस मुस्लिम तुष्टीकरण का असर दिल्ली में भी पड़ेगा, और जैसे ही मुसलमानों को ये लगेगा कि कांग्रेस मजबूत हो रही है तो वो पाला बदल लेंगे और केजरीवाल की बजाय वो चले जाएंगे कांग्रेस के पास। तो सवाल है कि फिर केजरीवाल के पास कौन सा वोट बैंक बचेगा? महिला वोट बैंक है वो उनसे छिटक जाएगा, दलित वोट बैंक है वो उनसे छिटक जाएगा, मुस्लिम वोट बैंक है वो उनसे छिटक जाएगा, तो क्या बचेगा उनके पास? और जहाँ तक पंजाब की बात है, जहाँ उनकी सरकार है, तो भगवंत मान भी धीरे धीरे आज़ादी की अंगड़ाई ले रहे हैं। ये खबरें आ रही हैं वहाँ से, क्योंकि देखिए उनके ऊपर काफ़ी आरोप लगे हैं कि वो दिल्ली से गाइड हो रहे हैं और केजरीवाल के दबाव में काम कर रहे हैं। अब पंजाब के लोग इस बात को पसंद नहीं कर रहे। अभी आपने देखा होगा कि चुनाव परिणाम आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सारे विधायकों को दिल्ली बुलाया और यहाँ मीटिंग ली। अरे भाई, अगर आपको मीटिंग करनी है आप पंजाब चले जाइए, वहाँ जा कर के मिलिए उन लोगों से। तो लेकिन आपने उनको यहाँ पे बुलाया और यहाँ मीटिंग ली, तो पंजाब के लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। और ये बात, ये जो ताने भगवंत मान को बार बार सुनाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आपको काम करने की आज़ादी नहीं है, और स्थिति यही है। तो अभी जिस तरह की हार अरविंद केजरीवाल की हुई है, तो भगवंत मान भी विद्रोह कर सकते हैं। और आपने सुना होगा पंजाब में आपसी रंजिश इतनी ज़्यादा है आम आदमी पार्टी में कि कांग्रेस कई तरह के दावे कर रही है। कांग्रेस ने तो ये दावा कर दिया कि 32 विधायक उनके संपर्क में हैं। अब हो या ना हो, वो तो चीज़ वहाँ के जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि 32 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हो या ना हो, लेकिन ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जो भगवंत मान से खुश नहीं है, और भगवंत मान जो है वो अरविंद केजरीवाल से खुश नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का क्या हाल है, वो सरकार कब तक चलेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि दिल्ली में कांग्रेस भाजपा को मदद करेगी केजरीवाल से छुटकारा पाने में, और पंजाब में भाजपा कांग्रेस को मदद करेगी केजरीवाल से छुटकारा पाने में। अब ये कितना क्रेडिबल है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की सत्ता तो इनके हाथ से चली गई, पंजाब में भी स्थिति काफ़ी डमाडोल है। तो दिल्ली में मोदी ने जिस तरह से केजरीवाल की घेराबंदी की है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल के सामने अब वापसी का कोई रास्ता बचा नहीं है। लेकिन
वो भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है, ये जान लीजिए। केजरीवाल में ये बात तो है, फाइटर तो वो हैं, आसानी से हार नहीं मानेंगे, लेकिन वो करेंगे क्या? बहुत ज़्यादा ऑप्शन उनके पास है नहीं। वो क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी, और आने वाले दिनों में बहुत कुछ क्लियर होगा कि केजरीवाल क्या रुख अपनाते हैं, किस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं इन चुनौतियों के बीच। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।